नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज की सबसे बड़ी चर्चा जो कांग्रेस के अंदर उथल पुथल है, कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है दिग्विजय सिंह के एक बयान से। उससे जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। इसमें राहुल गांधी ने भी कुछ बातें कही हैं, तो आज इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक लड़ाई है, टकराहट है, वो लगातार जारी है और इस बीच चुनाव आयोग अपने काम को आगे बढ़ा भी रहा है। और इसके बाद एक और मुद्दे पर बात करेंगे कि सबरीमला मंदिर, तो आपको नाम तो याद होगा क्योंकि केरल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसको लेकर कई बार विवाद भी आते हैं, कुप्रबंधन को लेकर के, उसके पैसे के इस्तेमाल को लेकर के। इस बीच वहां पर रिकॉर्ड आमदनी हुई है, तो एक बार फिर से यह मुद्दा सामने आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मंदिर में जो चढ़ावे की संपत्ति है वो भगवान की संपत्ति होती है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अरावली मामले में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीजेआई की बेंच ने नई समिति गठित करने का दिया आदेश। शीर्ष अदालत में केंद्र और 4 राज्यों को नोटिस किया जारी। उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर को लगा झटका। कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया स्टे। सीजेआई ने कहा मामले के कानूनी पहलुओं पर होगी विस्तार से सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों को दिया निर्देश। बीएलओ ऐप में अनमैप्ड मतदाताओं पर सुनवाई नोटिस सर्व न करने का दिया निर्देश। अंतर पाने पर संबंधित मतदाता को पेश होने के दिए जा सकते हैं निर्देश। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा आपने गलत किया, लेकिन शशि थरूर ने किया दिग्विजय सिंह का समर्थन। कहा संगठन के बिना पार्टी नहीं हो सकती मजबूत। पार्टी के अंदर इस मामले पर छिड़ गई है बहस। और सबरीमला मंदिर के महीने भर चलने वाले कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा। रिकॉर्ड एक माह में 332 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हुई आमदनी। तो त्रावणकोर बोर्ड का दावा कि 31 लाख लोगों को दर्शन करने का मिला मौका, लेकिन विपक्ष बीजेपी ने सबरीमला मंदिर में लूट और कुप्रबंधन का लगाया है आरोप। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बड़ी चर्चा, खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि दिग्विजय सिंह के एक बयान से किस तरह से कांग्रेस में सियासी घमासान मची हुई है और ये घमासान आगे भी बढ़ रही है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए हुआ क्या क्या। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक इस बार कई मायने में महत्वपूर्ण रही। पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी लगातार हार की समीक्षा के लिए नेतृत्व पर सवाल उठाए, तो कई नेताओं ने नेतृत्व को 100 के 100 नंबर देते हुए उन्हें महान समाज सुधारक तक बता दिया। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान से पार्टी असहज दिखी। यह चर्चा भी सार्वजनिक हो गई है। कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में जब राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ, तो राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में ही सही लेकिन तंज कसा और कहा कि आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ करते हुए 90 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की थी। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में उस समय के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी के पास जमीन पर बैठे हुए दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि जो लोग कभी जमीनी स्तर पर काम करते थे वे संगठनात्मक पदानुक्रम में ऊपर उठकर मुख्यमंत्री और आखिरकार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये देखिए फोटो आप। अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की यह हकीकत है कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता पार्टी में अध्यक्ष, सरकार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं बीजेपी के अंदर। लेकिन कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर दिग्विजय के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा जैसे नेता खुलकर दिग्विजय सिंह के विरोध में उतर गए। अधिकांश नेताओं ने स्पष्ट किया है कि बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया जा रहा है, जबकि कुछ ने तो सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह का विरोध भी किया है। तो जाहिर है कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी के नीति और नेतृत्व पर सवाल तो खड़ा किया है। अपने बयान पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा मैंने जो कहना था वो कह दिया है।
मैं आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करता हूं, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि उनका संगठन मजबूत है। पवन खेड़ा ने हालांकि दिग्विजय सिंह से स्पष्ट तौर पर असहमति जताई और उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गोडसे के समर्थक गांधी के समर्थक नहीं हो सकते और गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया था। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के संगठन की तारीफ की थी, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। ओडिशा के पूर्व विधायक ने जब ये मांग की कि प्रियंका गांधी को आगे आने चाहिए तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त तक कर दिया गया। लेकिन यही बात जब इमरान मसूद ने कही तो पार्टी ने चुप्पी साध ली। तो जरा सोचिए ऐसा क्यों? किसी को सजा और किसी को माफी, किसी को नजरअंदाज कर दिया। उधर ओडिशा वाले एमएलए को खामखा बेकार निकाल दिया, बेचारे पर कार्रवाई हो गई। लेकिन एक का पोस्ट जो है वो दिग्विजय सिंह ने जो शेयर किया था, उन्होंने लिखा था, कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ @BJP फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। लास्ट में भी देखिएगा अंत में क्या बोला, जय सिया राम। यानी कि ये पोस्ट, ये तस्वीर और तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट और आखिर में जय सिया राम भी। बहुत कुछ ये तस्वीर कहती है, बहुत कुछ ये पोस्ट कहता है। इसीलिए तो कांग्रेस में इतना घमासान है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि पार्टी में अनुशासन होना तो जरूरी है और एक तरह से दिग्विजय सिंह के बयान का परोक्ष रूप से समर्थन किया। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में, आप सोचिए। वहीं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने दिग्विजय सिंह का बयान का विरोध तो किया, लेकिन यह भी कहा कि कांग्रेस को संगठन को मजबूत करना होगा। कांग्रेस का ताल्लुक है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि हमारी संगठन कमजोर है। जब तक हम संगठन मजबूत नहीं करेंगे, हमारे लिए चुनाव जीतना मुश्किल काम हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि दिग्विजय ने कुछ कहा है तो संदर्भ तो समझना चाहिए इसका। शब्दावली किसकी क्या है और क्या संदर्भ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में कोई दूर दूर तक ऐसा तो नहीं सोच सकता कि वो जो भी कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा या कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा है उससे कहीं हट कर वो बात करेंगे। वो एक स्तंभ है कांग्रेस पार्टी के, और अगर उन्होंने कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया है तो समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। कहना उनका ये है कि हमको जो कुछ भी करना है, जो भी हम कदम उठाएं, वो आज देश की मजबूती के लिए और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम उठाएं। यही संदेश था उनका। और ये संदेश अगर लोगों को नहीं समझ में आया है तो लोग क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर इतना नहीं समझ सकते हैं। ये सारे बयान जो आ रहे हैं, इन सारे बयानों से इतनी तो समझ में आ रही है कि दिग्विजय सिंह के बयान को समर्थन तो कांग्रेस के अंदर से कई नेताओं के द्वारा मिल रहा है। तो इस पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की स्थिति के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। और उनका नेतृत्व तो जवाहर के लाल जी से है, तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। भाजपा को मौका मिला है। भाजपा नेता BL संतोष का भी कहना है कि भाजपा सत्ता भोगने वाली नहीं बल्कि कमिटमेंट को पूरा करने वाली पार्टी है। तो सत्ता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, मैं इसको अंडरलाइन करके बताता हूं। देन टच बटन तो किसके लिए है? यानी सत्ता भोगने के लिए नहीं है। तो पिछले 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जिस तरीके से सत्ता में उसका उपयोग उन्होंने करके डीकोलोनाइजेशन से लेकर के
बहुत सारे विषयों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। चुनाव में जीतने के लिए ये सब विषयों की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखे तो चुनाव में दिखने के लिए कुछ लोगों का जो लिबरल कहते हैं उनका सपोर्ट हम खोना भी पड़ता है ऐसे विषय में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ डूइंग इट व्हाई डू वी टच यानी बिकॉज वी आर कमिटेड, वी आर आइडियोलॉजिकली कमिटेड एंड वी आर कमिटेड टू द ए कॉज विच दिस नेशन डिजर्व्स, लाइक एंड इट लव्स। तो इसके लिए हमने तो सत्ता एक बहुत बड़ा मार्ग है हमारे विचार को आगे बढ़ाने के लिए, और इसका अलग अलग पहलुओं को ओपन अप करने के लिए हमारे पास सत्ता मार्ग है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे मामले से बीजेपी को एक और अवसर मिला है कि उनकी विचारधारा में क्या विशेषता है उसको रखने का। लेकिन कांग्रेस के अंदर आपको जो तमाम बयान हमने सुनवाए उसमें यह लगता है कि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है उसका कई नेता किसी न किसी रूप में समर्थन कर रहे हैं और इससे कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है कहीं ना कहीं अंदर अंदर। इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक। दुष्यंत नागर जी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार दे देता हूं। विनोद जी, पिछले 3 दिन मान लीजिए बहुत कुछ हो गया। दिग्विजय सिंह पहले एक पोस्ट करते हैं, फिर उस पोस्ट को हटा भी देते हैं। उसके बाद CWC से कई तरह की खबरें आती हैं, कई तरह के बयान आते हैं, कुछ बयान हमने सुनवा भी दिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आपने तो कल ऐसा कुछ कर दिया, और उसके बाद ठहाके भी लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह के बयान कांग्रेस के अंदर से आ रहे हैं उससे यह लगता है कि जो एक सवाल G23 ने उस समय उठाया था, जो अधूरा रह गया, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया, अब एक बार फिर से वही सवाल दिग्विजय सिंह के रूप में, उनके पोस्ट के रूप में, प्रत्यक्ष परोक्ष उनके समर्थन के रूप में वही सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं फिर से। लाल जी, अपने यहाँ कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो ये डगर पे जो राहुल गांधी चले हैं, तो ये पनघट की डगर को आप देखिए, एक हफ्ता पहले ही एक मोहम्मद मोकीम साहब हैं, उड़ीसा के पूर्व विधायक हैं जी, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी का ओपन हार्ट सर्जरी होनी चाहिए। वो उन्होंने कहा ये छोटे मोटे से नहीं होगा, सीधे ओपन हार्ट सर्जरी करिए। और तब उड़ीसा जैसे राज्य में जहां आप शासन में थे, वो वर्षों हो गए, 35-40 साल हो गए, आप दोबारा नहीं लौटे, तो उन्हें पार्टी ने तत्काल उनके प्रभाव से उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। तो आपने देखा फिर 4 दिन पहले अभी इमरान मसूद साहब हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रोकना पड़ेगा अभी माफी के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं इस कार्यक्रम में। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री सुनील अलग जी, निर्देशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर जी, गणमान्य अतिथियों, संकाय सदस्य, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जुहार। झारखंड के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थित राष्ट्रीय महोत्सव के इस संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पिछले 65 वर्षों से ये संस्थान विज्ञान और तकनीकी के प्रचार एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व और वर्तमान विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मैं आज के दीक्षांत समारोह में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करना कई वर्षों की उपाधि के लिए आपकी मेहनत और परिणाम है। ये आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य के लिए नई संकल्प लेने का अवसर है। लेकिन आज मुझे लगता है क्योंकि साल भर के संघर्ष, परिश्रम, अनिद्रा होकर के जो परिश्रम आप किए हैं, आज मुझे थोड़ा इतना उत्साह नहीं लग रहा है। आज मैंने देखा जो 2 बच्चों को हम गोल्ड मेडल दे रहे थे, 2 लोगों को मैं डिलीट दे रहे थे, कोई बच्चे ताली नहीं बजाए। मुझे लगा कि बच्चों को शायद मना किया गया है। नहीं, बच्चे थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, कहीं अभी 3 बज गया, भूख लग रहा होगा, तो बच्चे ताली बजाए नहीं। कहते हैं देना है तो लेना है। आपके उनके टाइम पे ताली नहीं बजाए,
फिर आपके टाइम पे कौन ताली बजाएगा? आज खुशी का माहौल है, आज पूरा उत्साह का माहौल होना चाहिए। यहाँ तो मुझे लगता है ये पर मातम सा चल जाए, पूरा चुपचाप। अभी बताया गया है कि हम महिलाएं जो बालिकाएं ज्यादा बालकों से ज्यादा अच्छा करते हैं, बालिकाएं भी तालीम पता नहीं भाइया लोग हम लोगों को साढ़े गुस्सा करेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ताली बजाओ। आपका दिन अपने माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से आपको ये सौभाग्य मिला है। मैं इस समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित हुए स्वामी गोविंद देव गिरी जी और रविंद्र कुमार बेहरा जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं सुप्रसिद्ध उद्यम एनआईटी जमशेदपुर को और भी विशेष बनाते हैं। आपके पास अवसर है कि इस परिवेश का लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश तथा समाज के व्यापक हित में करें। मुझे बताया गया है कि एनआईटी जमशेदपुर में ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया गया है जो शिक्षा और नवाचार को लोगों की जरूरतों और देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। सरकार के प्रयासों से परंपरागत क्षेत्रों के साथ साथ डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे गैर प्रासंगिक क्षेत्र भी युवाओं को उद्यम स्थापित करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम आप जैसे युवा इन अवसरों का उपयोग करके न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन काउंसिल की स्थापना की गई है। मैं आशा करती हूं कि ये काउंसिल विद्यार्थियों में इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलावों से जहां एक और नई नई अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करके साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है और ई वेस्ट से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। एनआईटी जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये आधुनिक तकनीकों का सामान्य ज्ञान और समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करेंगे। ये न केवल समाधान खोजेंगे बल्कि अन्य संस्थानों और उद्यम जगत के साथ सहयोग करके उन संस्थानों को सतत और स्थायी समाधान में बदलाएंगे। हमारे सामने कई ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर्स द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास तो किया जा सकता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यवहारिक बनाने में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और उद्योग जगत की अहम भूमिका होती है। देवियों और स्वजनों, शिक्षण संस्थाएं केवल शिक्षा और उपाधि प्राप्त करने के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये शोध के प्रमुख केंद्र है तथा राष्ट्र की बौद्धिक प्रयोगशालाएं भी है। यहाँ पर देश के भविष्य की सोच आकार लेती है। एनआईटी जैसे संस्थानों में
शिक्षित इंजीनियर्स को ऐसे नेशन बिल्डर्स की भूमिका निभानी चाहिए जो तकनीकी विकास को मानव कल्याण का माध्यम बनाए। बस 2047 तक किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा केवल उनकी रैंकिंग या प्लेसमेंट से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो संस्थान और उनके विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के लिए किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। बस 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। एनआईटी जैसे अग्रणी संस्थानों को रिसर्च और इनोवेशन पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके ये योगदान के बल पर भारत एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित हो सकेगा। प्रिय विद्यार्थियों, विकसित भारत का सपना केवल ऊंची इमारतों या शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूरा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण से होगा जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी अवसर की समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा हो। आपकी शिक्षा और ज्ञान को तभी सफल माना जाएगा जो उसका लाभ जन सामान्य तक पहुंचे। जब आप संवेदनशीलता के साथ तकनीकी कौशल का प्रयोग करेंगे तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि बिना करुणा के किया गया आविष्कार केवल एक मशीन विकसित कर सकता है, लेकिन करुणा से प्रेरित नवाचार समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। भविष्य में आपके सामने कई चुनौतियां आएगी। उस समय आपका चरित्र बल और आपके नैतिक मूल्य ही आपके सबसे प्रभावी मार्गदर्शक होंगे। आपको मेरी सलाह है कि सफलता को केवल बड़े पैकेज या ऊंचे पद से नहीं मापे, बल्कि इस आधार पर उसका आकलन करें कि आपके ज्ञान या कार्यों से कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मैं आप सबके अत्यंत उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा और परिश्रम से न केवल आपका और अपने परिवार का, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाएंगे। आप सब भारत को एक समावेशी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीधा प्रसारण आप झारखंड के जमशेदपुर से देख रहे थे। एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और उन्होंने वहां पर समारोह को संबोधित भी किया, बच्चों से बातें की। और इसी के साथ अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस वक्त में आज की चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले और राष्ट्रपति जी का लाइव दिखाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है और जो कुछ हुआ है उस पर विनोद जी अपनी बात रख रहे थे। मैं फिर से विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जिस तरह से हमने देखा है कि हाल के ये बयान हुए हैं और कांग्रेस में बड़ी जबरदस्त उथल पुथल, और आप बयानों का अगर विश्लेषण कीजिए ना तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग जबरदस्त टूट पड़े हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर। लाल जी, मैं फिर से अपनी बात पूरा करता हूं कि जो मैं कह रहा था कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कि कांग्रेस के ये डगर को आप देखिए कि एक हफ्ता पहले मोहम्मद मोकीम हैं, उड़ीसा के कांग्रेस के पुराने नेता हैं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को कि कांग्रेस पार्टी का ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। तो पार्टी ने कोई देर लगाए उनको तुरंत वहां पार्टी से चलता कर दिया। फिर आपने देखा कि इमरान मसूद साहब आए, उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर होती तो बांग्लादेश की इस तरह की हालत नहीं होती, वो कुछ और होता, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की पोती है और गांधी उनके नाम में है जी। अब उसके बाद जब CWC की मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग से पहले दिग्विजय सिंह ये कसीदा लेके आते हैं और सीधा सीधे वो जो बीजेपी के और संघ के संगठन की बात करते हैं और नेतृत्व की बात करते हैं, तो वो दिखाते हैं कि पार्टी में क्या चाहिए आज की हालत में, पार्टी को क्यों बीजेपी से सीखनी चाहिए। तो पार्टी को क्या बीजेपी से सीखनी चाहिए, ये इसी हफ्ते में जिस दिन दिग्विजय सिंह ये ट्वीट कर रहे थे उसी दिन मैंने BL संतोष का देखा था जी, वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री है, कि 57 लाख बीजेपी कार्यकर्ता ने 14 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ता बना दिया। बताइए आप अंदाजा लगाइए इस संगठन को कि 57 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में 14 करोड़ कार्यकर्ता बनाकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दी। तो दिग्विजय सिंह को यह पता है कि बीजेपी एक संगठन के रूप में देश में जिस तरह से काम कर रही है जी, और जिस तरह से वो लोगों के बीच जुड़ी हुई है, क्या कांग्रेस पार्टी को इससे सीखनी नहीं चाहिए। बदले में जो कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है कि G23 में जो उसकी मांग थी, डिमांड थी डिसेंट्रलाइजेशन का, उसके बदले में पार्टी को हो रहा है कि आप दिग्विजय सिंह के बात पे चर्चा करने के बजाय आप सीधे सीधे चाहे रेवंत रेड्डी हो या टैगोर हो या सुप्रिया जी हो या जो भी नेता है, वो सीधे सीधे गुणगान में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी जैसा, सोनिया गांधी जैसा नेता न हुआ न होगा। ठीक। दुष्यंत नागर जी, आखिर क्यों इतनी खलबली मच गई है कांग्रेस के अंदर? नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। मैं ये कह रहा हूं, क्या ऐसा दिग्विजय सिंह ने कह दिया, एक उदाहरण दिया, एक फोटो शेयर किया और उसमें एक पोस्ट करके कहा कि भाई संगठन जो है उसमें हमें सीखना चाहिए, संगठन किस तरह से चलाया जाना चाहिए। बात तो छोटी सी थी, एक उदाहरण के तौर पर, और कुछ नेताओं ने कहा भी कि ये तो एक रेफरेंस के तौर पर उन्होंने बोला, और बहुत सारे लोग दिग्विजय सिंह के बयान को गंभीरता से लेते हुए कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर इस मामले पर ऐसी खलबली क्यों देखी जा रही है, असहज क्यों हो गई है कांग्रेस? देखिए लालजी, बात असहजता की नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सबको बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। दिग्विजय सिंह जी का भी 50 वर्ष का राजनीतिक करियर है, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक अपना अनुभव है, उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन कांग्रेस में भी स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अध्यक्ष, शीर्ष नेता कांग्रेस में भी रहे हैं, जो बिल्कुल जमीनी स्तर से आए, जिनका आर्थिक स्थिति या जिनका जीवन जो था वो लेकिन जानते हैं से भी कठिन परिस्थितियों में दुष्यंत नागर जी, अपना निर्वहन करके दुष्यंत नागर जी, जब ऐसे ही अध्यक्ष कहते हैं ना कि आला कमान फैसला करेंगे कि कर्नाटक में CM को लेकर क्या होना है, तो फिर जाकर के सवाल उठ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन से, ठीक है आपने उदाहरण दिया कि जमीनी कार्यकर्ताओं को ऊपर किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शो पीस बना के रख दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी जो है ये गिरिजी की पार्टी की तरह नहीं है कि एक व्यक्ति ने फैसला कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ये होगा। कांग्रेस में आला कमान है, कांग्रेस में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राज्यसभा, कांग्रेस अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलकर फैसले करते हैं।
कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं रहा, कोई भी अध्यक्ष रहा हो, चाहे दिग्विजय सिंह नरसिम्हा राव पर्चा साहब हो, हाथ में ले उनके भी चुके वर्किंग थे प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे। पद के लिए भरने के लिए, राजीव मना कर गांधी- दिया गया था इनको। सर राजीव जी अध्यक्ष थे, उनके समय भी कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कमलापति त्रिपाठी थे। अर्जुन सिंह उपाध्यक्ष रहे हैं राजीव जी के समय पे भी, और सीताराम केसरी जी के टाइम पे भी स्वर्गीय जतिन प्रसाद साहब केसरी जी का नाम नहीं उपाध्यक्ष लीजिए, थे। फिर भी कई सारी बातें खुल जाती हैं। वो नहीं, सीडब्ल्यूसी में खोलो, उनके कोई साथ जो दिक्कत नहीं हुआ है, मैं था, सबका जवाब जिस तरह देने के लिए उनको तैयार बाहर बैठा हूं, कर सर दिया जी। गया था। केसरी जी को छोड़ दीजिए तो केसरी जी, सर बाकी पहली बात तो ये एक बात बिल्कुल लोगों को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी में एक सामूहिक नेतृत्व होता है, कोई एक व्यक्ति शासन नहीं चलाता। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पर्ची से मुख्यमंत्री निकलता है, कांग्रेस में कभी पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं निकला। कांग्रेस पार्टी में आमराय और जो 4-5 लोगों का एक कोर कमेटी होती है, जो शीर्ष लीडर होते हैं, वो मिलके फैसला करते मुझे हैं। लगता है सचिन पायलट जी तो अगर ये कांग्रेस सुन रहे पार्टी- होंगे, बेचारे के दिल में बिल्कुल कितना सुन रहे दर्द होंगे। हो रहा होगा ये सब सुन करके। रुकिए, अब आप रुकिए, क्योंकि आप फिर अब ऐसी देखिए बातें देखिए करेंगे। लाल जी, हाँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कोई बात ऐसी नहीं है जिसको बढ़ा चढ़ा के भारतीय जनता पार्टी पेश करने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय सिंह जी सीनियर नेता हैं, भारतीय उन्होंने अपनी जनता बात पार्टी को रखी तो है, आप ही कांग्रेस लोग मौका- पार्टी उस मेरा पर मतलब है विचार कांग्रेस के लोग करेगी। मौका दे रहे हैं। जरूरत होगा कांग्रेस पार्टी अपने संगठन धनंजय में जी। बदलाव करेगी, सुधार करेगी, ठीक। आगे बढ़ेगी। धनंजय जी जो बातें हो रही हैं उसमें भाई ठीक है, एक तरफ आपके लिए ये बात सही है कि आपका उदाहरण दिया गया कि आपके यहाँ संगठन ऐसा होता है, लेकिन खामखा आप लोग निशाने पर भी आ गए एक वर्ग के। दिग्विजय सिंह ने तारीफ की, बाकी कांग्रेस के नेता, कई कांग्रेस नेता जो दिग्विजय सिंह का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर अब हमला कर रहे हैं। कोई कौन कौन से संगठन से तुलना कर रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि ये तो आरएसएस वाले जो है उस संगठन की तरह हैं, उस फला संगठन की तरह इनका काम है, इनसे हम क्या सीखेंगे। खामखा आप लोग निशाने पर भी आ गए इस बयान से। नहीं लालचंद जी, हम लोग निशाने पे आज से नहीं आए। हाँ। जिस दिन से हमारा निर्माण हुआ है उस दिन से हम निशाने पर हैं, और निशाने पर रह करके ही यहाँ तक आया है। हम लोगों ने लगातार जो मेहनत की है, एक व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी की फोटो उन्होंने शेयर की, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट में ही कांग्रेस को अगर समझ में आ जाए कि नरेंद्र मोदी की नीतियां क्या है, किस तरह से नेशन को आगे लेकर के चल रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति अपनी जीविका से चाय की केतली लेकर के आज यहाँ तक पहुंच गया, और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति कहाँ चारों खाने चित हो गया। 95 चुनाव हार करके राहुल गांधी आज कांग्रेस में, तो स्थिति यह है कि अंधेर नगरी चौपट राजा आपने सुना होगा। तो ये अंधेर उन्होंने भी नगरी तो दावा चौपट किया कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों को जमीन से ऊपर उठाया। पूरी बात तो आपका जो उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, मैं क्या मैंने बताऊं दिया, लेकिन आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अंधेर पूरी कहानी कांग्रेस के साथ ये हो गई है कि अंधेर नगरी चौपट तो राजा, थोड़ा नितिन जो नवीन सच जी पे बोले भी सो बाहर प्रकाश चला डालना। जा, हाँ। जो सच बोले सो बाहर चला जा। हाँ। कांग्रेस में जिसने भी नेतृत्व को चैलेंज करने का प्रयास किया उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाँ। और कांग्रेस के पास आज कराहने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा। आज दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति ने सवाल उठाया, हमें दिग्विजय सिंह हमारे बारे में क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, हम किसी सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ का कार्यकर्ता किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं काम करता है, हम सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये एक कार्यकर्ता इस गढ़ करके आता है जीवन को आगे बढ़ने के लिए, त्याग, तर्पण, अर्पण, समर्पण और सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए संघ का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निकल के आता है। 1,11,000 बूथों पर हमारे कार्यकर्ता है, जहां हमें कम वोट मिला पता करने के लिए भाई अभी आप ये सारी लेकिन चीजें राहुल कह गांधी घूम घूम करके भारत जोड़ा रहे। कांग्रेस जोड़ो यात्रा करिए, भारत से जुड़ने की यात्रा। जो लोग वहां थे, जो है लोग थे, उन्हें परंपरा का ज्ञान नहीं था। राहुल गांधी को आपसे ज्यादा परंपरा ज्ञान, मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा परंपरा का ज्ञान अब दुष्यंत नागर को हो गया। यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की समस्या, परंपरा का ज्ञान दुष्यंत नागर को है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को परंपरा का ज्ञान नहीं है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष। अब खड़गे जी को परंपरा का ज्ञान नहीं है, राहुल गांधी को परंपरा का ज्ञान नहीं है, लेकिन सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए नितिन नवीन जी के बारे में बता दीजिए, उनको किस परंपरा से चुना? नितिन नवीन जी को खड़गे जी का एक फोटो और वायरल हुआ था, मुझे याद है, जब वो शीशे से झांक रहे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया था, रोक दिया था, वो भी तस्वीर मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अगर थोड़ी सी नहीं गलत बात, मैं आपका सवाल सुन लिया हूं, आप सवाल सुन लिया हूं, और जैसे मैं आपको बहुत धीरे से सुनता हूं, आप भी मुझे ध्यान से सुन लीजिए। भारत में
लोकतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता ने और लोगों ने, संविधान सभा ने लोकतंत्र दिवस नहीं मनाया, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक गण की असहमति का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई कम लोकतंत्र वैसा नहीं है कि एक वोट है 2 वोट करेंगे। यहाँ एक एक गण की असहमति है, एक एक व्यक्ति की सहमति है और सर्वानुमति की बात है। सब एक मत हैं, एक मत से देश को चला रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आपने नितिन नवीन जी को कैसे चुन लिया, कैसे वही तो मैं प्रश्न था। मैं पूछ रहा हूं सवाल। इसका जवाब बहुत पहले वेंकैया नायडू ने दिया था। कि प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि हमारा अब नेतृत्व कौन करेगा, हमारा युवा नेतृत्व होगा। ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया और सर्वानुमति से डिसाइड हुआ। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई फार्म खरीदने जाए तो उसका हाथ पकड़ लिया जाए। कोई खरीदने, अभी कांग्रेस पार्टी में ये तजुर्बा भी दिग्विजय जी को ही है, ये तजुर्बा भी दिग्विजय सिंह को ही है। वो अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया था। मैं लौटता हूं विनोद जी, जो अभी एक कंपैरिजन दुष्यंत नागर जी ने करने की कोशिश की कि भाई चलिए दूसरों के यहां भी होता है, लेकिन फिर भी इसमें यह बात है कि कांग्रेस के ऊपर यह आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के बयान ही आप देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर जाके बेंगलुरु में कहेंगे कि आला कमान तय करेंगे कि सीएम कुर्सी पर क्या होगा, तो यह सवाल उठना तो लाजमी है ना कि फिर आला कमान कौन है। वो पता चलता है कि भाई आप आला कमान नहीं है अध्यक्ष होते हुए भी। लाल जी, ये सीधा सवाल, अगर दुष्यंत जी माने या ना माने, कांग्रेस पार्टी के नेता माने या ना माने, दिग्विजय सिंह ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस फोटो को लाके एक तरह से कांग्रेस के नीति और नेतृत्व पे सवाल किया है। ये सीधे नीति कांग्रेस की और आज की मौजूदा कांग्रेस की और उसके नेतृत्व पे ये सवाल है। उसका सीधे सवाल है कि एक बीजेपी है जिसके वो कार्यकर्ता जो बड़े शीर्ष नेतृत्व के पांव के नीचे बैठते थे, वो मुख्यमंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। ये बीजेपी है, ये कांग्रेस में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आप चला रहे हैं दिल्ली से बैठे हुए एक टीम से, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसी नेतृत्व में बदलाव को लेके जब G23 ने बात की थी, तो आप ये जो बात आप कह रहे थे, कहां है गुलाम नबी आजाद अभी नागर साहब? ऐसे 23 लीडर थे जिन्होंने सिर्फ ये सवाल किया था कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जिन्होंने ये सवाल किया था कि पार्टी में मौजूद है, सुन लीजिए, तो पार्टी में बदलाव होनी चाहिए। और G23 कहाँ गिरे? दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर गिरे, कोई उधर, यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। अब आप यही सवाल अगर दिग्विजय सिंह पूछते हैं, दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ी है और वो सफाई के साथ यही बात मैं कह रहा हूं। और तंज करते हुए राहुल गांधी जी ने नसीहत भी दे दी है। और कांग्रेस के हर नेता प्रूफ करना चाहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बेहतरीन विकल्प कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये आपकी मजबूरी है सर, यही बात मैं कह रहा हूं। मैं दुष्यंत नागर जी एक सवाल मुझसे ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दिग्विजय सिंह यही बात कहते, लेकिन आरएसएस का या बीजेपी का या उस फोटो का उदाहरण नहीं लेते, तब क्या इतना नागवार ये सलाह नहीं गुजरती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का भी संदर्भ दे सकते हैं कोई जी। आरएसएस, भाजपा, मोदी जी हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं और सब राजनीतिक जो सिस्टम है हमारा डेमोक्रेसी, उसका हिस्सा है। चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें, वो अलग चीज है। हमारी विचारधारा से वो मेल खाएं या ना खाएं, वो भी कुछ गलत नहीं है। और ना कहीं ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है जैसी विनोद जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। कुछ नहीं है, रोज इस तरह के कार्यकर्ता अपनी राय देते हैं नेतृत्व को। अच्छा, ठीक है, मतलब वैसी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने उनकी बात पे आज मीडिया में चर्चा हो रही है, सिर्फ इतनी बात है, अन्य किसी की पे चर्चा नहीं होती। धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं? सामान्य बात है। हाँ, धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं। धनंजय जी, लोकतंत्र क्या किसी लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। किसी भी दुनिया के लोकतंत्र में आप मुझे बताइए कि एक पार्टी 5 पीढ़ियों से एक परिवार चला रहा हो, तो फिर वो लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? जब लोकतंत्र का कोई लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र का कोई लेना देना आपस में नहीं है। ये बात कांग्रेस के इतिहास को जैसे जैसे इस देश का आमजन जानने लगा है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी इतिहास होने लगी है। और जो कांग्रेस पार्टी देश के कोने कोने में थी, आज राहुल गांधी खोज रहे कि कांग्रेस किस कोने में मिलेगी, और आने वो दूर नहीं कि कांग्रेस देश के म्यूजियम में मिलेगी। अगर राहुल जी का धन्यवाद है, गांधी
के किया सपने है, को साकार उतने करते ही हुए लोगों कांग्रेस को को कांग्रेस म्यूजियम ने तक वोट पहुंचा दिया के है। मानेंगे, हरियाणा एक ठीक कांग्रेस करके मानेंगे। और दुष्यंत नागर जी लोग फिर भी कहेंगे कि राहुल महान है। भाई बहुत लाइटर विन में समझिएगा, पहले ट्रक के पीछे लिखा होता था मालिक महान है लेकिन चमचों से परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी में वैसे भी जो चरण चुंबक है वो बेचारे को गलती का एहसास होने नहीं देते। लाइटर विन में लीजिएगा कांग्रेस पे लोगों ने दिग्विजय सिंह जैसे लोग कुछ साहस उठा के बता पाते हैं बाबा राहुल बाबा आपसे न हो पाएगा, लेकिन वो कुछ लोग आगे समझाने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात तो सब लोग महसूस करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर भी जो नेता दिग्विजय सिंह के बयान के परोक्ष समर्थन में भी बोल रहे हैं ना, वो इतना तो जरूर महसूस करते हैं कि देखिए कांग्रेस की कार्य पद्धति में बदलाव की जरूरत तो है, क्योंकि हार की सेंचुरी भी लगने वाली है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए भी ये बात होती है। बोलने का वक्त दीजिए। कितने 5 चुनाव के बाद 5 चुनाव रह गया है, कह रहे 95 95 नॉट आउट 95 नॉट आउट हो चुका है। दुख की बात यह है कि उसको मीडिया दिखाता नहीं जो कांग्रेस ने बदलाव करेगा। ठीक है, शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, धनंजय जी और विनोद जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि एसआईआर पर, वैसे तो कई राज्यों में चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार इस पर रार बनी हुई है, और क्या कुछ वहां पर राजनीतिक घमासान है, चुनाव आयोग किस तरह अपने कार्यक्रम को बढ़ा रहा है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं इस वक्त में कि एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में किस तरह से सियासी जंग जारी है। जरा पहले रिपोर्ट देखिए क्या क्या हो रहा है इन दिनों। पश्चिम बंगाल में राजनीति में एसआईआर की मैपिंग को लेकर सियासी तनाव लगातार बढ़ाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया के विरोध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में शामिल 1.36 करोड़ मतदाता हो, या फिर सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज जमा कराने का मुद्दा। और इस स्थिति के बीच निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर बेहद सतर्क भी है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेज जमा न करा पाए। इसी सतर्कता के तहत चुनाव आयोग ने राज्य के प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ यानी जिलाधिकारियों से विधानसभा वार जारी किए गए एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाण पत्रों की संख्या मांगी है, और इसी तरह डीईओ से जन्म प्रमाण पत्रों की भी सूची मांगी गई है। आयोग ने जानकारी मांगी है कि 24 जून 2025 से लेकर 25 दिसंबर तक कितने एससी, एसटी, ओबीसी और जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, और उन्हें किस पद के अधिकारियों ने जारी भी किया है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले में सरकारी रिकॉर्ड के ये दस्तावेज ये समझने में दरअसल मदद करेंगे कि संबंधित मतदाता द्वारा दिया गया तर्क सही है भी या फिर फर्जी है। लेकिन टीएमसी नेता पार्टी के बीएलए का कैंप लगाकर लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर वोटर्स को हियरिंग में यानी सुनवाई में मदद करने के लिए तैनात कर रहे हैं। टीएमसी ये साबित करना चाहती है कि पश्चिम बंगाल में एक भी अवैध नागरिक नहीं है, ना ही उनका कोई फर्जी दस्तावेज है। वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए उन्होंने ना वो दस्तावेज लगाया है, लेकिन इन्हें फिर जांच से क्यों दिक्कत है। और उधर एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद सीएम ममता बनर्जी काफी नाराज हैं और सीधा निशाना चुनाव आयोग को बना रही हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को साजिश करार दे रही है। ममता बनर्जी की चिंता सबसे ज्यादा उन वोटर्स को लेकर है जिनका कोई लिंक 2002 के वोटर लिस्ट से मैच ही नहीं कर रहा। ऐसे करीब 1.5 करोड़ वोटर्स के प्रॉक्सी मैपिंग होनी है जिससे उनके रूट का पता लगाया जा सके। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग अपने काम को बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल का कहना है कि जो लोग वैध रूप से रह रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कौन बांग्लादेशी आछे, कौन यूएसए থেকে আসছে, कौन पाकिस्तान থেকে আসছে, कौन श्रीलंका থেকে আসছে, this is not the lookout at this stage. Any person who is a voter on 2710 वो legal right আছে এটা enumeration from power, and after that if he signs then it is a legal right to come in the खसरा तालिका যেটা আসছে আজকে।
लेकिन टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता दिया। পার্সেন্টেজের নিরিখে যদি আমি দেখি তাহলে সবথেকে কম ডিলিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়েছে, কিন্তু তাও জোর জবরদস্তি এসআইআর বাংলায় করতে হয়েছে। তার কারণ বিজেপি নেতারা প্রচার করেছে যে 1 কোটি বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা নাকি বাংলায় বসবাস করছে। আমার প্রথম প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনের কাছে, তারা যদি এই লক্ষ্যে এসআইআর করে থাকে যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা এবং প্রকৃতভাবে ভোটার তালিকায় সংশোধন করে এসআইআর যেটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ ডিভিশন করে ভোটার লিস্ট ক্লিন করা, তাহলে 58,20,000-এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশি আর কতজন রোহিঙ্গা তার সংখ্যা এবং তথ্য ইলেকশন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে। अभिषेक बनर्जी बंगाली में बोल रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे। तो वहीं भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार का कहना है कि अगर किसी को लगता है कि गलत हो रहा है तो वो कोर्ट तो जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया है, आप कोर्ट में जाइए, आप प्रूफ दीजिए। बीजेपी के कहने पे चल रहा है, ये जो बात बोल रहे हैं बीजेपी के कहने पे क्यों? सारे इलेक्शन कमीशन मनोनीत जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इलेक्शन कमीशन के साथ बात कर सकती है। आप लॉजिकली बोलिए कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इसमें ये गलती है, इसको सुधारना चाहिए, तो सबकी बात सुनेगा। तो बीजेपी भी टाइम टू टाइम सजेशन देती रहती है, लिखित में देते हैं हम। तो कुछ सजेशन उनको लगता है कि हाँ वैलिड है तो मानते हैं, सारे नहीं मानते, बहुत सारे नहीं माने, कुछ माने हैं कुछ नहीं माने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में अभी तक राजनीतिक घमासान रुका नहीं है, बल्कि नए नए एंगल तलाशे जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं और सौरभ दत्ता भी आगे चलकर जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता। लेकिन इस समय विनोद जी से जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, जिस तरह से हमने एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में पूरी प्रक्रिया उस पर लगातार हमने कवरेज की भी है, क्या राजनीतिक विवाद के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने के नए नए बिंदु खोजे जा रहे हैं? टीएमसी खास तौर पर इन चीजों को खोज करके और कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है क्या? लालजी, जो आपकी रिपोर्ट से मैं जितना समझ पाया हूं कि आखिर ये टीएमसी में ये एसआईआर को लेके या प्रोगनी मैपिंग को लेके घबराहट क्यों है? जी, तो मुझे लगता है ये घबराहट से ज्यादा अभी आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में खास करके ममता बनर्जी के सामने में एसआईआर ही एक मुद्दा है। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि वो चुनाव में आगे, जब विधानसभा का चुनाव है अगले साल में, तो उस चुनाव में जाने के लिए वो इतना एंटी इनकम्बेंसी से लोडेड है, करप्शन के इतने चार्ज, लॉ एंड ऑर्डर के इतने चार्ज उन पे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो सहज रूप से लोगों के बीच में जा पाएंगे। तो उन्हें ये मुद्दा सूट करता है, उन्हें ये मुद्दा इसलिए मनमाफिक लगता है कि इसमें वो बता सकेंगे कि ये एक तरह से रिगिंग है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे इतने लोगों का नाम हटा दिया, हमारे इतने लोगों का बोगस वोट करार दिया, भला भला वो अपना इस तरह से दुहाई देंगी। तो इसलिए ये हर हाथ पैर आजमा रही है। अभी आप ये आज खबर देख रहे थे कि आप ये देखिए कि एक जगह मुर्शिदाबाद में अपने ही पार्टी विधायक जो सस्पेंडेड है हुमायूं कबीर, उससे बाबरी मस्जिद बनवा रही है, और बंगाल में अपने कह रही है कि हम दुर्गा मंडपम बनाएंगे। तो वो हर दाव चलना चाहती है हिंदुओं के में भी, वो ये साबित करना चाह रही है कि भाई हम भी हिंदू के लिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी दुर्गा के उपासक, शक्ति के उपासक हूँ। तो वहां वो कह रही है कि हम मंडपम बनाएंगे, जिस जमीन में बनाएंगे उस जमीन का जो कभी रहा है वो कह रहा है कि भाई वो मुस्लिम का था, वो कह रहा है कि हम कोई दुर्गा मंडपम नहीं चाहेंगे यहाँ, जबकि वो जमीन बेच चुका है जी, सरकार से अधिकृत है। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि वो कितने दाव चलेंगे। ठीक, एसआईआर भी उसमें से एक है। और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे कि और क्या क्या नए नए दांव लेकर आ रही टीएमसी। सौरभ, क्योंकि जिस तरह की अभी विनोद जी ने कहा कि दरअसल ये नए नए दांव तो इसलिए ला रही है क्योंकि लगता है कि ये जो मैपिंग हो रही है, इस मैपिंग में बहुत सारे फर्जी वोट निकल सकते हैं, जिन्होंने कहीं दादा से पोते की उम्र के बीच में गैप कितना है, 8 साल 10 साल, यानी 10 साल के गैप में दादा बन गए, 4 साल के गैप में पापा बन गए, ऐसे ऐसे भी फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं। उसी घबराहट के चलते नए नए बहाने तलाशे जा रहे हैं क्या सौरभ?
जी देखिए लाल जी, जब 11 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ तब आपको याद होगा कि हम सब ने आलोचना किए थे कि टीएमसी चुप क्यों है। तो अचानक से जब ये 1,36,00,000 का जो फिगर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो फिगर है, उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है क्या, तब जाके वो पूरी तरह से, जो पिछले सोमवार से वो पूरी तरह से, पहले सीएम ममता बनर्जी मैदान पे उतरी, सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स पे निशाना साधा, निर्वाचन कमीशन पे निशाना साधा, और शनिवार को अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर कह दिया कि 31 दिसंबर हम दिल्ली जा रहे हैं और अगर चुनाव आयोग के सीईसी से बात करेंगे, अगर हमारे बात नहीं माना जाए तो हम दिखा देंगे कि बंगाल की जनता क्या चीज है, तृणमूल क्या चीज है। बंगाल की जनता नहीं, टीएमसी क्या चीज है। तो टीएमसी क्या चीज है वो आज सुबह से दिख रहा है। वो आज सुबह से दिख रहा है क्योंकि साउथ 24 परगना, जिसमें अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है डायमंड हार्बर, उसी डायमंड हार्बर के मोगराहाट जो ब्लॉक है, वहां पे जो सी मुरुगन जो रोल ऑब्जर्वर गए हैं, जो सुनवाई जो सेंटर है वहां पे सी मुरुगन को जगह जगह पर उनको गाड़ी को रोककर विरोध दिखाया गया है, नारेबाजी किए गए हैं जी। तो यही बात टीएमसी ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये कहीं पे ये बात है कि टीएमसी असल में चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना रही है। ये एक नर्व का लड़ाई है। तो क्यों ये नर्व का लड़ाई है? क्योंकि ये जो फिगर्स है, जब टीएमसी को ये समझ में आया, एक तो ये 1,36,00,000 का जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज फिगर है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है चुनाव आयोग। और दूसरी तरफ अगर आप किसी को, सुनवाई क्या है? सुनवाई यही है कि 2002 में आपका नाम नहीं है, आपने कोई लिंकेज एस्टेब्लिश नहीं किया है, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो आप क्या सबमिट करेंगे? आप एससी हो तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी हो तो एसटी का, ओबीसी का तो ओबीसी। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये घबराहट टीएमसी के अंदर देखी जा रही है। लेकिन लगातार हम जुड़ते रहेंगे आपसे। चुनाव आयोग ने भी कमर कस रखी है, चुनाव आयोग ने भी कमर कस रखी है कि ये फर्जी दस्तावेज देने से काम चलेगा नहीं, और जिनका कटना है वो कटेगा। आपसे लेते रहेंगे रिपोर्ट, लगातार आपसे लेते रहेंगे ताजा जानकारी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए, साथ में विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।